हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है द नाउन केस। संज्ञा, कारक। नाउन मीन्स संज्ञा, केस मीन्स कारक। द नाउन केस, संज्ञा, कारक। देखिए क्या होते हैं संज्ञा, किस तरह से कार्य करती है सेंटेंस में, कहाँ कहाँ पर आती है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। द केस ऑफ अ नाउन or pronoun tells us what the relation of that noun or pronoun is to some other word or words in a sentence. Thus, we can say that the case is the grammatical function of a noun or pronoun. समझिए इसको। The case of a noun or pronoun. Noun और pronoun की जो स्थिति है tells us what the relation of that noun or pronoun. ये बताती है कि उस नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है इज टू सम अदर वर्ड, दूसरे शब्द के साथ कैसा है, क्या है, या दूसरे शब्दों के साथ क्या है। वाक्य में नाउन और प्रोनाउन की स्थिति दूसरे शब्दों के साथ किस तरह की है, ये केस कहलाता है। Thus, we can say that the case is the grammatical function of a noun or pronoun. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन, केस जो है नाउन और प्रोनाउन का ग्रामेटिकल फंक्शन है। ग्रामेटिकल फंक्शन मीन्स व्याकरणीय कार्य, उसकी किस तरह से कार्य करता है। कहने का मतलब यह है, देखिए कि नाउन और प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट की तरह होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, और कभी संबोधन की तरह होते हैं। यानी अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कहीं पर एड्रेस किया जाता है, या कहीं पर पोजीशन के रूप में होता है, पॉजिटिव संबंध के रूप में होता है। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा कि 8 कारक होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 ही कारक हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में 5 की जगह अब 4 और फिर अब 3 ही कर दिए गए, यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजीशन। अब देखिएगा, देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 5 केस हैं, 5 स्थितियां, मतलब नाउन प्रोनाउन की स्थितियां जो है 5 है। क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है नॉमिनेटिव, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, इसको कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा इसको। सेकंड है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन, हे, अरे, ओ, इस तरह से किसी को एड्रेस किया जाता है, जैसे बुलाया जाता है, अरे आ जाओ, इस तरह। एक्यूजेटिव केस, थर्ड है एक्यूजेटिव केस, इसको कहते हैं कर्म कारक। अब ये एक्यूजेटिव जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस है ये भी, और ये केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो स्थिति होती है उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है डेटिव केस, ये भी कर्म कारक ही है, ऑब्जेक्टिव केस ही है ये भी, लेकिन ये क्या होता है, द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, केस ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, उसको हम कहते हैं डेटिव केस। नेक्स्ट देखिए पजेसिव केस, इसको जेनेटिव केस भी कहते हैं, और इसको कहते हैं संबंध कारक। जैसे हिंदी में होता है संबंध कारक, का, के, की, रारेरी, नानेनी, यानी एक का रिलेशन दूसरे के साथ। जैसे मैंने कहा कि माई बुक, मेरी किताब, योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल, तो तुम्हारा जो रिलेशन है किसके साथ, पेंसिल के साथ, या पेंसिल का रिलेशन किसके साथ, तुम्हारे साथ। माई बुक, बुक का रिलेशन किसके साथ, मेरे साथ। बुक इज रिलेटेड टू मी, आई एम रिलेटेड टू बुक, ये मतलब है इसका। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है कारक को समझने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लें, क्योंकि ये जब हम कारक पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, ये एक्शन रिसीवर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, यानी क्रिया किस पर होती है, क्रिया
किस पर, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधा प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव, ये कहना चाहिए हमको कि डायरेक्ट यानी सीधा प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर व्हाट और whom लगाएंगे क्रिया से पहले, तो उसका जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, तो यहां पर किल्ड जो है वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले अगर व्हाट लगाएं, क्या, व्हाट किल्ड, क्या मारा, वो तो आंसर क्या मिला, अ स्नेक, एक सांप मारा। या ऐसे भी कह सकते हैं किसको मारा, यानी whom killed, किसको मारा, अ स्नेक, एक सांप को मारा। तो ये जो है अ स्नेक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रोट अ लेटर, अब देखिए इसमें आई रोट अ लेटर, व्हाट रोट, क्या लिखा, अ लेटर, आंसर मिला अ लेटर, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम बॉट अ पेन, राम ने खरीदा, क्या खरीदा, व्हाट बॉट, क्या खरीदा, अ पेन, एक कलम खरीदी। वह अगला देखिए, अब ध्यान रखना है इसमें कि ही किल्ड अ स्नेक में ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, अ स्नेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज आपको स्पष्ट करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी तक जो हाई स्कूल की बुक्स तक हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस चले इंग्लिश में, तो ये आपको समझना है, यदि किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। चाहे वेदर इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये ध्यान रखना आपको, एक ही ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये याद रखना आपको, स्पष्ट कर लीजिए आप। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़िए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए, पर्सन और थिंग फॉर होम द एक्शन इज डन, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई, यानी वो व्यक्ति या वस्तु जिस पर कोई कार्य, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसके लिए, किसके लिए किया कार्य, यानी whom, किसको, ये मतलब है। तो अब ध्यान रखना है आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर होता है। जब किसी सेंटेंस में, when in a sentence there are two objects, one is indirect object and the second is direct object। तो यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से एक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब होगा कौन इनडायरेक्ट और कौन डायरेक्ट होगा, ये समझना है। यहां पर वो काम करेगा, देखिए वो फंडा काम करेगा कि जो सजीव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग बीइंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और नॉन लिविंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए सेंटेंस, फादर बॉट मी अ पेन, फादर सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फादर बॉट अ पेन, सीधे डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, क्रिया का सीधे प्रभाव, यानी वर्ब का सीधा इन्फ्लुएंस किस पर पड़ रहा है, अ पेन पर पड़ रहा है। और किसके लिए है पेन, मी, मेरे लिए। तो मी जो है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट उसमें जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, मैंने जैसे जैसे इंक है ऊपर वैसे ही इसका रूल भी बना दिया है। फादर सब्जेक्ट है, वॉट वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फादर बॉट अ पेन फॉर मी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख करके फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, यानी डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को जब बाद में लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगाया जाता है, ये याद रखना आपको।
फादर बॉट अ पेन फॉर मी, तो ये भी बिल्कुल दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग जो है कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो ये याद रखना है, फादर बॉट मी अ पेन और फादर बॉट अ पेन फॉर मी, दोनों करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है वैसे और डायरेक्ट बाद में आता है, लेकिन डायरेक्ट पहले और इनडायरेक्ट जब बाद में करेंगे तो इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आएगा, ये याद रखना। अब क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट में आज तक आपने ये पढ़ा था कि भाई लिविंग बीइंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अब वो जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। वो ये तब फॉलो करेगा जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में वो काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग, दोनों ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, जबकि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो, ये याद रखिए सेंटेंस। द नॉमिनेटिव एंड द वोकेटिव केस। अब नॉमिनेटिव कर्ता कारक है और वोकेटिव जो है संबोधन कारक है, ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. Nominative case किसे कहते हैं भाई? जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले आता है और सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मदर इज वॉशिंग क्लोथ, यहाँ पर मदर जो है वर्ब इज वॉशिंग है, ध्यान रखिएगा। इज वॉशिंग जो है वर्ब है, इस वर्ब से पहले मदर इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट की जो स्थिति है उस स्थिति को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, याद रखिएगा। केस मीन्स होता है स्थिति, अवस्था, स्थिति। नेक्स्ट देखिए, ही वॉक्स स्लोली, यहाँ पर ही नॉमिनेटिव केस है क्योंकि ही वॉक्स वर्ब की का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जो स्थिति है दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, सो ही इज नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट, मोहित रोट अ पोएम, मोहित ने एक कविता लिखी, तो यहाँ पर मोहित सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया है, देखिए, तो इसकी स्थिति को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट, जॉन थ्रू अ स्टोन, यहाँ पर जॉन क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया है, तो इसकी जो स्थिति है, केस है, वो केस नॉमिनेटिव केस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स किक्ड द बॉय, हॉर्स किक्ड द बॉय, हॉर्स ने बॉय को किक किया, लात मारी, तो द हॉर्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट है, तो द हॉर्स जो है नॉमिनेटिव केस। ध्यान रखिएगा, जितने भी रेड इंक से लिखे हैं ये सारे नॉमिनेटिव केस कहलाएंगे और सब के सब वर्ब के सब्जेक्ट है, और वर्ब के सब्जेक्ट की जो स्थिति होती है यानी वर्ब से पहले आते हैं वो, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। हिंदी में जैसे कहते हैं ना, जैसे बुलाते हैं, अरे लड़को, अरे भाई, हाँ गुरुजी, इस तरह से कहने का मतलब किसी को हम एड्रेस कर रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग टू समवन, किसी को एड्रेस कर रहे हैं यानी संबोधन दे रहे हैं किसी को, तो उस स्थिति में व्हेन नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, किसी को संबोधन करने के लिए नाउन का यूज किया जाता है, तो इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस, तो उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। नेक्स्ट एग्जांपल, आर यू कमिंग फादर, ध्यान रखना है आपको कि ये आर यू कमिंग फादर, ये फादर जो है, फादर को एड्रेस किया गया है। आर यू कमिंग फादर, इसमें कॉमा अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना है, क्योंकि फादर को एड्रेस किया गया है तो उस एड्रेस वाले जो वर्ड है उसको कॉमा के बाद लिखा जाएगा, ये याद रखना है।
या अगर शुरू में माना फादर आर यू कमिंग, ऐसा भी कह सकते हैं, फादर कॉमा आर यू कमिंग, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, फादर आर यू कमिंग, पिताजी क्या आप आ रहे हैं, ये इस तरह से, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, बॉयज कम हियर, बॉयज अलग कर दिया देखिए कॉमा से थोड़ा, और कम हियर आओ, इधर आओ, लड़को, अरे लड़को, ये मत, अगर अरे लड़को हम अगर करेंगे तो वहां पर संबोधन का चिन्ह आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो आ जाएगा, ये याद रखना। अगर उसमें आएगा हे, ओह, तो इस तरह के अगर वर्ड आएंगे तो वहां पर मार्क आ जाएगा फिर। और सिंपली केवल वर्ड आएगा, नाउन आएगा, तो वहां पर जो है कॉमा लगा करके उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बॉयज, लड़कों इधर आओ, तो लड़कों को एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया लड़कों को। नेक्स्ट, लुक हियर ब्रदर, भाई इधर देखो, भाई को एड्रेस किया गया, ब्रदर को एड्रेस किया गया, यहाँ पर देखिए, तो कॉमा लगाया बीच में, ध्यान दे रखिएगा इसको। सोनू कॉमा डोंट क्राई, अब सोनू को एड्रेस किया गया, सोनू चिल्लाओ मत, रो मत। नेक्स्ट, why are you shouting students, why are you shouting students, यहां पर देखिए shouting के बाद कॉमा लगा के स्टूडेंट, एड्रेस स्टूडेंट्स को किया गया है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो देखो कहने का स्टाइल भी थोड़ा सा इस तरह से होगा पहले, ये याद रखिएगा। हाँ देखिए, मेंस आदमी का, मेंस आदमियों का, राम्स राम का, सीताज सीता का, बर्ड्स नेस्ट पक्षियों का, देखिए यहाँ पर बर्ड्स प्लूरल है, पक्षियों के घोंसले, डॉग्स कैनल्स, कुत्तों के कैनल्स, तो डॉग्स में जो है एपोस्ट्रोफी एस से बाहर एपोस्ट्रोफ का चिन्ह लगा रखा है। जेम्स, जेम्स हार्ट हेड, जेम्स हेड, यहाँ पर जेम्स है नाम है, तो जेम्स हेड हो गया, जेम्स तो नाम है, उससे के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। वीनसेस ब्यूटी, यहाँ पर वीनसेस ब्यूटी का में भी देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है, वीनस नाम है। अब मोजेस लॉज, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि मोजेस लॉज, तो एस से बाहर एपोस्ट्रोफ लगाया गया है इसमें, तो कहने का मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहते हैं, ये तो याद करने पड़ते हैं इनको। अगला है जब एस या ये एस या सी लगा रहता है, ये एक रूल याद करिए आप, एस या सी लगा रहता है किसी वर्ड में लास्ट में, तो उसमें एपोस्ट्रोफ, केवल एपोस्ट्रोफ का साइन लगेगा बस, उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बल्कि केवल एपोस्ट्रोफ का साइन लगेगा। जैसे कॉन्शियंस सेक, यहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफ का साइन लगा। फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पर भी केवल एपोस्ट्रोफ का साइन लगा है, देखिए बाहर, क्योंकि डबल एस है, लास्ट में एस है। हाँ यहाँ पर है माउसेस स्किन, ठीक है, माउसेस स्किन यानी एक चूहे, सिंगुलर है ये, प्लूरल इसका माइस होता है, याद रखिएगा। आगे, गोपाल्स बुक, अ मैन्स फूट, अ कैट्स टेल, अ हॉर्सेस हेड, अ बर्ड्स फीदर्स, फॉर्च्यून्स फेवरिट, ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून्स फेवरिट जो है, फॉर्च्यून ये पर्सोनिफिकेशन है, इसको क्या किया गया, नॉन लिविंग थिंग को, यानी भावनाओं को हमने क्या मान लिया गया है, क्या मान लिया है, एकदम जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लिया है। तो जब किसी चीज को हम जिसका आकार नहीं है उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण, ये मतलब है। तो फॉर्च्यून्स फेवरिट, ये फॉर्च्यून शब्द जो है ये क्या है, फॉर्च्यून एक फीलिंग है, फीलिंग, तो इसको हमने क्या मान लिया, पर्सोनिफाइड कर दिया इसको, तो इसलिए फॉर्च्यून्स फेवरिट हुआ। सॉरोज टीयर्स, सॉरोज टीयर्स, ध्यान रखिए ये भी वही है, पर्सोनिफिकेशन। इंग्लैंड्स हीरोज, अ मंथ्स हॉलीडे, यानी एक अवधि के लिए या किसी वेट के लिए या किसी
साइज के लिए, तो उसके लिए भी जो है एस लगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। देखिए मंथ्स हॉलीडे, अ हेयर्स ब्रेथ, अ रेजर्स एज, अ नीडल्स पॉइंट, अ पॉन्ड्स वेट, यानी किसी वेट को बताने के लिए भी। द सोल्स डिलाइट, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। हेवंस विल, ये भी पर्सोनिफिकेशन, हेवंस विल यानी ईश्वर की इच्छा, हेवन का मतलब ईश्वर है यहाँ। द माइंड्स आई, मन की आंख, मन की आंख है, मन की आंख। द कंट्री इज गुड, आउट ऑफ हार्म्स वे, फॉर मर्सीज सेक, मर्सीज से ध्यान रखिएगा। एट द फिंगर्स एंड्स, एट हिज फिंगर्स एंड्स। द बोट्स क्रू, ब्रदर फिलिप्स वाइफ, ये ध्यान रखिएगा, ये केस इन अपोजिशन है। ब्रदर और फिलिप दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ब्रदर कहा, उस बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ये याद रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। आगे माई सन इन लॉज हाउस, ये बाद वाले में ध्यान रखिएगा, लास्ट में लगता है। द ड्यूक ऑफ बकिंघम्स डेथ, ETC, तो इस तरह से होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है द पॉजिटिव केस, कुछ ऐसी स्थिति भी होती है। द फ्लावर्स ऑफ समर, इसको जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके लिए ऑफ लगा करके पॉजिटिव बनाया जाता है, रूल तो ये है। लेकिन इसको अब नहीं कहते ऐसा, इसको हम ऐसे कहते हैं द समर फ्लावर्स कहते हैं। द रूफ ऑफ हाउस, जैसे एक और है इसमें नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। द रूफ ऑफ हाउस, घर की छत, ऐसा नहीं कहते, हाउस रूफ कहते हैं, याद रखिएगा। द डोर ऑफ कॉटेज को हम कहते हैं द कॉटेज डोर। द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, इसको हम कहते हैं द सिटी स्ट्रीट्स। अ पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल मीन्स अ पिक्चर ओन्ड बाय हिम। अब एक सेंटेंस ये है कि अ पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल का चित्र का, इसका मतलब ये हुआ कि विंस्टन चर्चिल का जो चित्र है वो किसके द्वारा ओन्ड है, यानी विंस्टन चर्चिल का है वो चित्र, ये तो ठीक है। लेकिन जब अ पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चित्र जो है विंस्टन चर्चिल ने खुद पेंट किया, खुद बनाया है। तो याद रखिए दोनों में, अ पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल मीन्स पिक्चर ओन्ड बाय हिम, अ पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल मीन्स अ पिक्चर पेंटेड बाय हिम, याद रखिए। राजा राओज एंड R.K. नारायण्स नॉवेल्स, ये दोनों डिफरेंट हैं और नॉवेल्स भी डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि भाई दो आदमी जब कुछ लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, उनके नॉवेल्स के नाम भी अलग होंगे और उसका मैटर भी अलग होगा। तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लगाया गया, देखिए राजा राओज में भी और R.K. नारायण्स में भी, यहाँ ध्यान दें। बट विलियम एंड मैरीज रेन, ये दोनों का जो शासन है वो दोनों का शासन है, शासन एक ही है और दोनों का है, तो वो एक ही शासन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस मैरी में लगा, विलियम में नहीं लगेगा। अगर दोनों अलग अलग शासन होते, अलग अलग राजा होते, कहीं शासन कर रहे होते, तो तब उसमें आता विलियम्स रेन, विलियम्स एंड मैरीज रेन होता। लेकिन यहाँ पर शासन एक ही है, तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा। तो क्लियर हो गया होगा कि कारक यानी केस क्या होते हैं इंग्लिश में। अब नेक्स्ट देखिए, आई विल सी यू एट द बार्बर्स शॉप। अब थोड़ा सा यहां भी ध्यान देना है, जब कोई स्थान को प्रकट करता है, स्थान को, तो उस स्थान का नाम लिखा नहीं रहता है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, स्थान का नाम न लिख करके आई विल सी यू एट द बार्बर्स कहते हैं, शॉप नहीं कहेंगे। We found him studying hard at his tutors, tutors house नहीं कहेंगे, tutors कहेंगे, बस उसका मतलब ही tutors house है। He attends St. Xavier's school नहीं कहेंगे, St. Xavier's पर्याप्त है, sufficient है। He was educated at St. Joseph's school नहीं कहेंगे यहाँ पर भी। Can you tell me the way to St. Paul's church, church नहीं आएगा। She has gone to the baker's shop,
शॉप नहीं आएगा। तो अब क्या क्या होगा देखिए, ये सारे जितने ब्रैकेट में लिखे हैं वो सब हट जाएंगे। ग्रामेटिकली जो है ये रॉन्ग है, याद रखिए। इन सब को हटाना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे इनको, आई विल सी यू एट द बाबर्स, वी फाउंड हिम स्टडिंग हार्ड एट द ट्यूटर्स, he attends St. Xavier's, he was educated at St. Joseph's, can you tell me the way to St. Paul's, she has gone to the baker's shop, shop नहीं। Thanks for watching dear